बेस थ्योरम की बात करें तो बेस थ्योरम कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। अब बेस थ्योरम में क्या होता है कि हमें पहले ही हम कुछ बिलीफ मान लेते हैं। हाँ भाई, ये ऐसा है और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, प्रायर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिशियल बिलीफ ले लेते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इनकी प्रायर प्रोबेबिलिटी के बीच। ओके, तो ये इंग्लिश में जो डेफिनेशन होती है वो आप पढ़ लेना, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ। तो पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर ए और बी कोई दो इवेंट है, ठीक है, तो बेस थ्योरम का क्या होगा, पी ए बी, यानी कि बी अकर हो चुका है, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है गिवन दैट बी हैज अकर्ड। अगर हमें पता लग जाए कि पी बी ए पता लग जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए गिवन ए हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ए बाय बी को हम लोग बोला है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी बी हैज अकर्ड। बी बाय ए को हमने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनिशियल। ए को बोला है प्रायर प्रोबेबिलिटी और द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, पीवी को हम निकालेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो पीवी को निकालने का ये है तरीका, क्या है ये, या तो वो इवेंट ए हो जाए तब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, जब इवेंट ए ना हो रहा हो यानी ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम निकाल रहे हैं, दोनों का एडिशन से निकलेगा। ठीक है, ओके, तो अगर वैसे अगर ये पॉइंट नहीं है समझ आया तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, और वैसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो उसमें मैं इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पी बी को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्टेन डिसीज अफेक्ट्स 1% ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि 1% ऑफ पॉपुलेशन को डिसीज ने अफेक्ट किया, यानी कि डिसीज है 1% लोगों को। ए टेस्ट फॉर द डिसीज है 95% सेंसिटिविटी, यानी कि अगर मान लो कि हमने टेस्ट किया और वो उसको बीमारी है और वो बता रहा है बीमारी उसको है एक्चुअल में, तो 95% है, और उसको बीमारी नहीं है और वो बोल भी रहा है कि हाँ नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 90% होगी। If the person does not, तो हो गया, what's the probability that a person who test positive actually has a disease। आपने बहुत 100 टेस्ट परफॉर्म किए सपोज, ठीक है, अब पॉजिटिव आए कुछ टेस्ट उसमें, अब हमको पता लगा ना कि हाँ एक्चुअली बीमारी था कि नहीं था उसको, समझ रहे। तो हमने क्या किया, डी इवेंट ले लिया कोई, उसमें हमने क्या कहा कि डी इवेंट को हमने क्या कहा कि पर्सन की डिसीज है, और डी कॉम्प्लीमेंट क्या है, पर्सन डज नॉट हैव द डिसीज। टी को हमने क्या माना है, जो टी है हमारा टी, टी है, तो हमने टी क्या माना है कि इवेंट दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो डिसीज है उसकी वो होने की, मतलब जितने जितने लोगों को डिसीज है, डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी 0.01, और ना होने की उतनी होगी 0.99। और फिर कहा कि हमने कि डिसीज हो और उसका टेस्ट भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो 0.95। फिर डिसीज ना हो, ये गिवन है हमको, फिर हम करें कि डिसीज ना हो, फिर यहाँ पे ट्विस्ट, तो डिसीज ना हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी, अब यहाँ पे 0.05 नहीं होगी, 0.05 जब वो 0.05 का मतलब ये होगा कि डिसीज को था बट उसने बताया कि उसको डिसीज नहीं है। ये होगी, जो 90 वाला था ना हमारा, वहां से निकलेगा ये। 90 वाले में क्या था कि जो 90% गिवन था वो कहता कि उसको डिसीज नहीं है और बोल रहा है कि हाँ उसको नहीं है, बट हमें तो चाहिए कि उसको डिसीज है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव चाहिए। फॉल्स पॉजिटिव हमारा कैसे निकलेगा, फॉल्स पॉजिटिव हमारा ऐसे निकलेगा, जो ये था, जो हमारा ये वाला सीन है कि 90% वाला, तो उसको हम 1 से माइनस करेंगे तब पॉइंट, ये 0.9 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.10 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉल्स पॉजिटिव है, यानी कि उसको डिसीज नहीं था फिर भी कह रहा है कि हाँ भाई उसको डिसीज है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट, ठीक है, फिर हमें बताना है कि उसको डिसीज भी था। प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज गिवन द डिसीज, क्या है, डिसीज है गिवन ए पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है,
टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, फिर बताना है कि हाँ एक्चुअल उसको डिसीज था कि नहीं था, वो बताना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्म इस हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको डिसीज भी है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिसीज उसको है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिसीज है, और डिवाइड बाय पीटी यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पीटी निकालना है हमको, तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकल जाएगा, सारी वैल्यूज हमको गिवन है ये। ठीक है, 0.95% पी टी बाई डी गिवन है, डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी में 1% गिवन है, तो 0.01 हो गया। डी टी डी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 91 में से 1 में से 0.9 माइनस करके 0.10 आया था। ठीक है, इंटू में ये डॉट जो है ये इंटू के लिए है, और ये वाला डॉट तो नीचे वाला ये है, मतलब डेसिमल का एरिया। तो इन सबको जब हमने किया तो ये आया हमारे पास 0.1085, यानी कि 10 परसेंटेज में और देखे तो 10.85। फिर हमने इसको बेस थ्योरम में पुट कर दी सारी वैल्यूज को, ये वैल्यू हमको गिवन थी, ये वैल्यू भी हमको गिवन थी, डिवाइड बाय हमने पीटी कर दिया, तो आया 0.876, यानी कि 8.67%, 8.76 वो है, पर्सन है, तो पॉजिटिव हुआ और एक्चुअली में डिसीज भी था। ठीक है, अगर हम ऐसे भी करते, अगर इसको हम और भी तरीके से, ये तो दिया था जिनको एक्चुअली पॉजिटिव था और डिसीज भी था, हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव आया और उनको डिसीज नहीं था उसके ऊपर। ठीक है, तो आप इस मतलब सेकंड केस, मतलब अगर और थोड़ा सा और दूसरा कोई केस बनाना है इसी क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन है, M1 M2 M3। ठीक है, और दैट प्रोड्यूस 20%, 30%, 50% ऑफ द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में 20% जो मशीन M1 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ M2 की, तो M2 30% और M3 क्या करता है 50%। द डिफेक्ट रेट फॉर दिस मशीन्स आर 5%, 3%, 2%, यानी कि मान लो 20% इसने जो बनाया है ना उसका 5% क्या है, इसका डिफेक्ट है, क्या है 30% जो इसने बनाया है टोटल में से उसका 3% डिफेक्टिव है, और 50% में से इसका 2% इसका डिफेक्टिव है M3 का। तो हमें बताना है कि हमने कोई भी आइटम को उठा लिया, ठीक है, तो वो डिफेक्टिव है, तो अभी बताना है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम उन्होंने उठाया है ना वो M1 का ही है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमने डी मान लिया कि हाँ भैया आइटम क्या है डिफेक्टिव है, M2 आइटम क्या डिफेक्टिव है, और M1 इवेंट वो मान लिया जिसकी हमने M1 मशीन M1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, M2 इवेंट हमने उसको माना जो मशीन M2 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और M3 इवेंट उसको माना है जो कि मशीन M3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। फिर मैं बात कर रहा हूँ PM1 की जो कि 0.2 है, PM2 की जो कि 0.3 है, और PM3 की जो कि 0.5 है। अब हमने हमें कहा कि मशीन M1 से ही है और वो डिफेक्टेड भी है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। हमें पहले से पता है कि मशीन M1 से है, फिर पता लगा रहे हैं कि वो डिफेक्टिव आइटम है कि नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। उसी तरह मशीन M2 का पहले से ही पता है वो M2 का ही है, और फिर पता लगाना है कि आइटम डिफेक्टेड है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। ये मशीन M3 का ही है और वो डिफेक्टिव है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। अब हमें निकालना है कि वो डिफेक्टिव आइटम है, पहले से पता है, फिर पता लगाना है कि हाँ ये डिफेक्टिव आइटम ना मशीन M1 का ही है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, पी एम वन डी, ये हमको वैल्यू गिवन है, ये दोनों भी गिवन है, बस हमको ये नीचे वाला कैलकुलेट करना है। नीचे वाला कैलकुलेट करने के लिए कैसे होगा, डिफेक्टिव आइटम, इसका पीडी का मतलब है कि डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब वो डिफेक्टिव आइटम कहाँ से आ सकता है, मशीन M1 से आ सकता है, M2 से आ सकता है, और M3 से आ सकता है। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके मतलब पेयर में मतलब इन तीनों को जो है निकाल के और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ नहीं है, पीडी आया हमारे पास 0.029, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये वैल्यूज, ये और ये वैल्यूज तो हमें पहले से गिवन थी, तो ये आया 0.34448, यानी कि 34.48%। ठीक है, आया प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन M1, यानी कि जो हमने डिफेक्टिव आइटम उठाया था ना वो मशीन M1 का ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 34.48%। और जो बाकी परसेंटेज बच गया, यानी कि या तो M2 का होगा या M3 का होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई स्कूल है उसमें 40% स्टूडेंट ग्रेड 10 के हैं,
35% स्टूडेंट ग्रेड 11 के हैं और 25% ग्रेड 12 के हैं। पासिंग परसेंटेज गिवन है 80% फॉर ग्रेड 10, ग्रेड 10 यानी कि मान लो 100 बच्चे हैं ग्रेड 10 में, तो 80% बच्चे पास हो रहे हैं। ग्रेड पासिंग परसेंटेज का मतलब ये है। अगर इसमें 100 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड 11 में, तो इसका मतलब ये है कि 70% बच्चे इसमें पास हो रहे हैं। यहाँ पे 90% बच्चे पास हो रहे हैं ग्रेड 12 का। तो अगर एक कोई भी हमने बंदा उठाया, ठीक है, कोई स्टूडेंट उठाया और वो पास है, बट ये पता लगाना है कि वो कौन सी क्लास का है। मतलब वो पास है और हमको गिवन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 12th का ही है, ये निकालना है। हमने कोई बंदा उठाया पास वालों में से, ठीक है, हमें पता है कि वो पास है। ये ये बताना है कि ये कितना परसेंटेज है कि वो 12th का ही होगा। तो हमने क्या करा, ये इवेंट मान लिया G10 या G10 पढ़ सकते हैं, तो G10, G11 G12 और 10th 11 12th के हैं, ये इवेंट मान लिया। पी इवेंट मान लिया कि वो बच्चा पास है, ठीक है, पास होने की प्रोबेबिलिटी को। तो ग्रेड 10 10 का स्टूडेंट 40%, स्टूडेंट ग्रेड 10 के हैं 35%, ग्रेड 11 के हैं और ग्रेड 12 में 25%। अब पासिंग परसेंटेज की बात करूँ तो ग्रेड 10 की 80% है, ग्रेड 11 की 70% है, ग्रेड 12 की 90% है। तो हमें बेस थ्योरम लगाना है, बस हमें तो ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको गिवन है। वो कितना है, ये इतना है, ये देखते हैं साइड में। ये हमारे पास 1 सेकेंड क्या चाहिए, Pg12, ठीक है, 90% है और ये वैल्यू भी हमको गिवन है 25%। बस हमें पी चाहिए वैल्यू, यानी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो 10th में कितने बच्चे पास हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, 11th में कितने बच्चे पास हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, और 12th में कितने बच्चे पास हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जो कि सारी वैल्यू हमें गिवन है, जो कि हमें इस वाली स्लाइड में देखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.79। और फिर हमने इसको बेस थ्योरम वाली में इसको पुट कर दिया वैल्यू को, ये आया 0.2848। So the probability that a student has passed the test in grade 12 is approximately 28.48 percentage. ओके, लास्ट क्वेश्चन था और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोस्ट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।